start our first introductory topic, that is rigid body and non rigid body. Okay, so क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं बॉडी, अगर हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम किसी सॉलिड पार्टिकल की, सॉलिड सिस्टम की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमको लिक्विड या गैसियस सिस्टम की बात नहीं करना है, हमको सॉलिड सिस्टम की बात करना है. और किसी भी सॉलिड सिस्टम को हम रिजिड या नॉन रिजिड बॉडी, यानी कोई भी सॉलिड सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है. ओके, सो कोई भी जो सॉलिड सिस्टम है, हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का, आप लोग का जो भी सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो पूरा मैकेनिक्स है. ओके, और मैकेनिक्स में हम जो स्टार्टिंग की आप 4 यूनिट पढ़ोगे उसमें आप सॉलिड सिस्टम के बारे में ही पढ़ोगे. दैट मीन्स जो भी सॉलिड सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी, सॉलिड बॉडी कहलाती है. ओके, सो कोई भी सॉलिड सिस्टम, सॉलिड बॉडी जो होता है वो 2 टाइप्स का हो सकता है. फर्स्ट होता है रिजिड बॉडी एंड सेकेंड होता है नॉन रिजिड बॉडी. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड what is rigid body and non rigid body. Okay, so first of all let us first understand rigid body. Okay, when an external force is applied on a body, on a solid body, and if the displacement between the particles आर कॉन्स्टेंट. देखो हमको पता है कोई भी जो सॉलिड सिस्टम है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है. और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में कुछ सेपरेशन होता है. जैसे 2 पार्टिकल के बीच में कुछ सेपरेशन होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच, वैसे ही सेकंड और थर्ड के बीच भी कुछ सेपरेशन होगा, फर्स्ट और थर्ड पार्टिकल के बीच भी कुछ सेपरेशन होगा. लेकिन वो जो सेपरेशन होता है उन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बट कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होता है. ओके, सो क्या होता है, इफ़ किसी भी बॉडी में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी के जो डिफरेंट पार्टिकल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच का वो चेंज नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस बॉडी इज़ नोन एज रिजिड बॉडी. अब क्या हो रहा है कि कोई भी बॉडी में हम एक फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स है. पार्टिकल्स, उस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है. और अगर वो कांस्टेंट है दैट मीन्स उस बॉडी के शेप एंड वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा. जब बॉडी का, आपका जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है उसमें ही कोई चेंज नहीं आ रहा है तो पार्टिकल के शेप या वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा. जैसे कि ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन जनरल, जैसे सपोज़ आपके पास एक पेन है, ठीक है, प्लास्टिक की एक पेन है, आप उस पेन को प्रेस करो. ठीक है, आप उस पेन को अगर आप प्रेस करोगे मतलब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे क्या वो पेन मतलब का शेप चेंज हो जाएगा या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो रिजिड बॉडी होती है. ओके, सो क्या हो रहा है, जब हम उस पेन पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उस पेन है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है, उस पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट होगा. ओके, और कांस्टेंट होने की वजह से उस पेन के शेप या वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं आएगा. वो पेन जैसे शेप की थी वैसे ही रहेगी, या उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं होगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज़ नोन एज रिजिड बॉडी इन विच there is no change in the distance between the particles of the body. That means there is no change in the shape and volume of the body due to action of external force. Okay, so this type of body is known as rigid body. Now non rigid body. Non rigid body is also known as deformable body. Okay, so दोनों की डेफिनेशन सेम है, ये इसका जस्ट अपोजिट है. जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी में, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे जो पार्टिकल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, ओके, वो वेरी हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है. इट मीन्स अगर इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस वेरी हो रहा है दैट मीन्स उस बॉडी के शेप एंड वॉल्यूम में फ़र्क आएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा, या तो कम या ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप की जो बॉडी होती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उस बॉडी के जो डिफरेंट पार्टिकल्स है उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वेरी कर जा रहा है. ठीक है, दैट मीन्स उस बॉडी के शेप एंड वॉल्यूम पे चेंज आ जा रहा है. दैट बॉडी इज़ नोन एज नॉन रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी. ओके,
ओके, सो इसको जैसे अभी यहाँ पे मैंने रिजिड बॉडी के लिए पेन का एग्जांपल लिया था, नॉन रिजिड बॉडी के लिए जैसे सपोज हम एक रबर का एग्जांपल लेते हैं, इरेज़र जो होता है आपका, ठीक है, जो इरेज़र है, जो पेंसिल इरेज़र वाला इरेज़र है, इरेज़र को जब आप क्या करोगे, आप अपने हाथ से जब प्रेस करोगे तो प्रेस करने से क्या होगा, प्रेस कर रहे हो दैट मीन्स आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो प्रेस करने से वो जो आपका इरेज़र है उसका शेप या वॉल्यूम जो होगा, शेप भी ऑब्वियसली उसका, मान लो सपोज वो रेक्टेंगल शेप का है तो और उसको आपने इतना प्रेस किया कि वो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो गया, सॉरी आपका वो क्यूबाइड शेप का है और आपने उसको इतना प्रेस किया कि वो क्यूब शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रही है जो बॉडी है, और क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज जब हमने रबर को प्रेस किया तो जो रबर के पार्टिकल्स थे उनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा, जब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स उनके बीच का सेपरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप की जो बॉडी होती है वो डिफॉर्मेबल बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी कहलाती है। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी क्या होता है, इसको फिर भी हम इसे एनिमेशन से समझते हैं। जैसे ये एक क्यूब है, ओके, क्यूब है, ये कोई सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है, कैसे मटेरियल का बना हुआ है, रिजिड बॉडी है ये, कैसे, इसको जब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको जैसा फेंक रहे हैं ये बॉडी को, ठीक है, ये क्यूब को जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, अब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ना कुछ तो फोर्स लगा के उसको फेंक रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने के लिए बॉडी को कुछ ना कुछ हमको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जब ये क्यूब नीचे आ रहा है तो जो इसका शेप है वैसा ही है और जो इसका वॉल्यूम ऊपर था वैसा ही नीचे आने के बाद भी है, दैट मीन्स ये जो बॉडी है इसके जो पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब भी जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है। ओके, सो लेट्स सी अनदर एनिमेशन, दिस इज नॉन रिजिड बॉडी, ठीक है, ये जो सैंडल है, ठीक है, ये जिस मटेरियल की बनी हुई है दैट बॉडी इज़ नोन एज नॉन रिजिड बॉडी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आप ये सैंडल पे जब आप इस पैर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, जब कोई किसी पर्सन का ये पैर है तो जब वो चल रहा है तो चलते चलते वो क्या कर रहा है, इस पैर से इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वो फोर्स किस वजह से हो रहा है, इस पर्सन के वेट की वजह से हो रहा है। ओके, क्योंकि पैर से जब हम चल रहे हैं तो पूरा वेट पैर पे आ रहा है, दैट मीन्स इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, जो इस पैर से लग रहा है, और वो पैर पे कौन सा वेट है, इस पर्सन का वेट है पूरा। ओके, सो क्या हो रहा है, जब वो चल रहा है इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है तो आप देख रहे हैं कि जो सैंडल है उसका शेप भी चेंज हो रहा है और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो सपोज ये रबर मटेरियल की बनी हुई है। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इसके शेप और इसके वॉल्यूम दोनों में चेंज आ रहा है, सो दैट टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज नॉन रिजिड बॉडी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या समझा कि सॉलिड जो बॉडी होती है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो रिजिड बॉडी हो सकती है या नॉन रिजिड बॉडी हो सकती है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी के शेप में या वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो रिजिड बॉडी है, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे अगर वो बॉडी के शेप या वॉल्यूम पे चेंज हो रहा है तो वो नॉन रिजिड बॉडी है। और शेप में या वॉल्यूम में चेंज किस वजह से होता है, जब उस बॉडी के, उस सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है, इन दैट केस शेप और वॉल्यूम में भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब रिजिड बॉडी में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एंड नॉन रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस वेरिएबल होगा, नॉट कांस्टेंट होगा ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो these आर रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी। तो अभी जो हमको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है ये हमको नॉन रिजिड बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम रिजिड बॉडी के बारे में देखते हैं। तो रिजिड बॉडी जो होती है, ठीक है, अब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसके शेप या वॉल्यूम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हम यही एनिमेशन को देखते हैं, ये एक रिजिड बॉडी है, तो क्या हो रहा है, इस पे जब एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो यानी इसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो इसके शेप या वॉल्यूम पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स ये रिजिड बॉडी। बट क्या हो रहा है, इसको जब हम यहाँ से इस पर्टिकुलर इस पोजीशन पे है उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दैट मीन्स इसमें मूवमेंट हो रहा है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ऑल्दो इसके शेप एंड वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आ रहा है
बट इस बॉडी में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे रिजिड बॉडी में मोशन हो सकता है, उसके शेप या वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स रिजिड बॉडी मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो किस टाइप के मोशन होते हैं रिजिड बॉडी में? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन इन एनी रिजिड बॉडी। फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन एंड सेकेंड इज रोटेशनल मोशन। ओके, और हमको सेकेंड यूनिट में रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमको अगर ये चीज़ समझ के पढ़ेंगे तो हमको ये समझना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो किसी भी रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उसमें मोशन हो सकता है, और वो मोशन कौन कौन से टाइप का हो सकता है? या तो ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा। अब ये जो ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है, मतलब उस बॉडी पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो लीनियर पाथ में मूव करेगी वो बॉडी। जैसा पिछले एनिमेशन में जो क्यूब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो ऊपर से नीचे की तरफ एक लीनियर पाथ था, एक वर्टिकल लाइन थी, उस पाथ के अलॉन्ग वो मूव कर रहा था। ओके, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन। और अगर किसी भी रिजिड बॉडी में हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन न करके रोटेट होने लग रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट होने लग रही है, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू मोशंस in detail. So first of all let us understand translational motion. Okay, तो ट्रांसलेशनल मोशन में एज इट नेम इंडिकेट्स बॉडी किस पर्टिकुलर पाथ में मूव करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर मोशन। ओके, सो जब हम किसी भी रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, मतलब उस बॉडी का पाथ कैसा होगा? मूवमेंट का स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ट्रांसलेशन, क्योंकि वो ट्रांसलेट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, अब क्या हो रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? मतलब इस मोशन में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस बॉडी में, क्योंकि वो बॉडी वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। जैसे सपोज जैसा वो क्यूब का ही मैंने एग्जांपल लिया कि वो क्यूब को मैंने ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और नीचे की तरफ जस्ट उसको फॉल किया, तो सपोज वो 5 सेंटीमीटर वो क्यूब जो है वो ट्रैवल कर रही है। ओके, तो अगर वो क्यूब ओवरऑल पूरी बॉडी अगर 5 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रही है, सपोज 5 मिनट में, 5 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो गया, ऐसा हम समझते हैं कि वो 5 मिनट में सपोज वो 50 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रही है, तो उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स उस 5 मिनट में 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस से ट्रैवल करेंगे। ओके, कैसे होगा ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, एंड इन दिस ट्रांसलेशनल मोशन ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस बॉडी में दैट ट्रेवल सेम डिस्टेंस एट सेम टाइम इंटरवल। मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब पहला पार्टिकल मान लो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है आपका 2 मिनट में, तो दूसरा पार्टिकल भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा 2 मिनट में, तीसरा भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, चौथा भी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर उस बॉडी में है तो सारे के सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ओके, सेम टाइम में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एट द सेम टाइम इंटरवल, एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज व्हाट? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन है वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, मतलब सारे पार्टिकल जो है वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, दैट मीन्स जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी लीनियर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, सेम होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और है दूसरे की कुछ और हो, ऐसा नहीं होगा, सबकी वेलोसिटी सेम होगी, बिकॉज सारे ही पार्टिकल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए सब पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये पूरी प्रॉपर्टी है ट्रांसलेशनल मोशन की, कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई भी रिजिड बॉडी पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो किस पाथ में मूव करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है,
एंड जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। दैट मीन्स सारे पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। ओके, नाउ रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है कि जब हम किसी बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक्सिस के अबाउट क्या होती है, वो रोटेट होने लगती है। और ये जो पॉइंट और ये जो एक्सिस होता है वो उसी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस भी बॉडी की हम बात करेंगे तो ये बॉडी उसी बॉडी में, उसी सिस्टम पे, ठीक है, ये पॉइंट या एक्सिस प्रेजेंट होगा जिसके अबाउट वो रोटेट करने लगी। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स उसके मोशन, उसमें कोई मोशन नहीं होगा। जैसे ही उस बॉडी में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि आप पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं आपका सिंपल पेंडुलम का, तो उसमें क्या होता है कि हम पेंडुलम को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके जब हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर आपका जो पॉइंट होता है उसके अबाउट वो क्या होती है, रोटेट होने लगती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। सो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सिस या बॉडी के अबाउट रोटेट होने लगती है। और इसमें क्या हो रहा है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इसमें क्या था, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे सेम टाइम इंटरवल में। अब यहाँ पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स वो बॉडी जितने एंगल से रोटेट हो रही है, ओवरऑल जो बॉडी जितने एंगल से रोटेट हो रही है, ये सारे पार्टिकल्स भी सेम एंगल से ही, उतने ही एंगल से रोटेट होंगे एट द सेम टाइम इंटरवल। इसमें क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन मोशन में सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सारे पार्टिकल्स सेम एंगल टर्न होंगे। ओके, सो अब यह क्या हो रहा है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल टर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स एंगल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज लीनियर वेलोसिटी एंड सेम एंगल, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, सारे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम थी, यहाँ पे क्या है, सारे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ओके, सो दिस इज रोटेशनल मोशन। सो लेट्स सी दिस एनिमेशन। ओके, सो इस एनिमेशन में ये एक मशीनरी सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सिर्फ एक ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको छोटा सा, अगर आप सिर्फ इसके मोशन की बात करेंगे तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि जब ये आपकी जो ये रॉड दिख रही है ये लंबी, इसकी वजह से जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उससे वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, या तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो ये एक लाइन में ही मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। दैट मीन्स ये कैसा मोशन है, इस स्क्वायर का ट्रांसलेशनल मोशन है। अब ये जो स्क्वायर है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स है। इसका मतलब जैसे सपोज ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक में आया, ठीक है, सपोज इतना डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हुआ, तो ये पार्टिकल भी 5 सेंटीमीटर आगे जाएगा, ये पार्टिकल भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एट द सेम टाइम। ओके, सो ये जो स्क्वायर का जो एग्जाम्पल है ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन अगर आप ये बार को देख रहे हो, ये वाली, ये छोटी वाली बार को, और ये बार जो है ये आपकी इस तरीके से रोटेट हो रही है इस पॉइंट के अबाउट, ये जो सेंटर है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है। दैट मीन्स ये कैसा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। और ये जो बार है ये भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बनी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। तो जितना ये बार रोटेट होगी एक पर्टिकुलर टाइम में, उतना ही ये सारे पार्टिकल्स भी रोटेट होंगे, तो सबका एंगल सेम होगा। ओके, दैट मीन्स इन सब पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ओके, सो दिस इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो क्या देखा हमने कि ट्रांसलेशनल मोशन में कोई भी जो बॉडी होती है, रिजिड बॉडी, वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है। रोटेशनल मोशन में कोई भी रिजिड बॉडी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे एक पर्टिकुलर एंगल, एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में मैंने क्या बताया था कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के हर एक पार्टिकल सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। जैसे सपोज ये एक आर्बिट्रेरी बॉडी है, ठीक है, और ये डॉट्स जो है वो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये बॉडी ओवरऑल जो है वो सपोज dt टाइम इंटरवल में सपोज dx डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ आ जाती है। मतलब इसकी पोजीशन ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। कितना डिस्टेंस हुआ, dx डिस्टेंस।
तो जब ये पूरी बॉडी मूव करके यहाँ पे यहाँ आ रही है, दैट मीन्स ये पार्टिकल भी थोड़ा सा ट्रैवल होके यहाँ आ जाएगा dx डिस्टेंस, ये पीछे वाला पार्टिकल भी ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा dx डिस्टेंस ट्रैवल करके, ये पार्टिकल भी dx डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे नहीं, अगर ये पूरी बॉडी आगे की तरफ शिफ्ट हो रही, मतलब सारे पार्टिकल आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना, अगर ये पूरी बॉडी dx डिस्टेंस शिफ्ट हो रही है, दैट मीन्स जितने भी पार्टिकल्स है वो भी dx डिस्टेंस शिफ्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स सेम टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में जितने भी पार्टिकल्स है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, dx डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहे हैं। एंड वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt, और सारे पार्टिकल के लिए ये वैल्यू तो सेम है बिकॉज dx भी सेम है, dt भी सेम है, दैट मीन्स सारे पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। रोटेशनल मोशन में नहीं क्या देखा, जैसे सपोज ये जो ब्लू बॉडी है आपकी, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये यहाँ पे एक O पॉइंट है, इस O पॉइंट से ऐसा एक्सिस है, एक्सिस एक्चुअली में कैसा है, ये आपको 3 डायमेंशन है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, ऐसा समझो कि एक्सिस कैसा है, स्क्रीन के अंदर है आधा एक्सिस और स्क्रीन के बाहर है आधा एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन है, ओके। मतलब एक्सिस कैसा है, ऐसा है कि एक रॉड है सपोज जो स्क्रीन के अंदर आधी है और स्क्रीन के अंदर बाहर है, ऐसे एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। और ये बॉडी पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पार्टिकल्स बस बनाए हैं, ठीक है। तो ये बॉडी को हमने रोटेट किया, डी थीटा एंगल रोटेट किया, तो ये बॉडी इस ब्लू पोजीशन से रेड पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो अगर ये बॉडी जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई, जब इसको डी थीटा एंगल रोटेट किया, तो ये जो पार्टिकल है ये भी क्या हो जाएगा, आपका डी थीटा एंगल डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो है ये भी आपका डी थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ, ये डी थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे आ गया। ये भी पार्टिकल जो है जब ये रोटेट होके यहाँ पे आएगा तो ये भी डी थीटा एंगल डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब डी थीटा एंगल डिस्प्लेस हो रहे हैं एट द सेम टाइम इंटरवल डी टी, मतलब डी थीटा एंड डी टी दोनों वैल्यू सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है। दैट मीन्स डी थीटा बाई डी टी भी सेम है, और यही डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। This is angular velocity, okay. V is linear velocity, omega is angular velocity. Linear velocity is dx by dt, angular velocity is d theta by dt, okay, and it is constant for all the particles in rotational motion, okay. So this was the difference between translational